फिक्र की शुरुआत एक सुपरस्टार की गिरफ्तारी की खबर से करते हैं, जो कि स्क्रीन पर तो कहते हैं झुकेगा नहीं, लेकिन फिर ऑफ स्क्रीन उनको झुकाने की क्यों कोशिश की गई और इसमें क्या वाकई में उनकी कोई गलती है या नहीं है, यह फैसला आप करिए। लेकिन खबर अब देखिए, तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के लिए देश भर के सिनेमा घरों में तालियां बज रही हैं, उनके डायलॉग और एक्शन पर सीटियां बज रही हैं। लेकिन रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन के साथ ऐसा कुछ हुआ जिस पर देश के कई शहरों में बहस हो रही है। आज कोर्ट से एक फैसला आता है जिसके बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। हर कोई हैरत में था, यह हुआ क्या, कैसे हुआ? और उनके फैंस ये सवाल उठाने लगे कि क्या अल्लू अर्जुन का सुपरस्टार होना उनकी गलती है? यह सवाल विश्लेषण की मांग करता है। यकीन मानिए, यह विश्लेषण किसी चैनल पर नहीं है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। दरअसल 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ मच गई थी। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हमारी संवेदना उस महिला, उसके परिवार के साथ है, जबकि महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया था। मामला हैदराबाद के संध्या थिएटर का था। अल्लू अर्जुन भी इस थिएटर में मौजूद थे, उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर भी थे, वैसे आपको बताना चाहेंगे, फिल्म की एक्ट्रेस भी थी। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में महिला की मौत के मामले में मृतक के परिवार ने चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस केस में आज अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई। अब गौर करने वाली बात यह है कि अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगाई गई वो गैर जमानती थीं। पहले वो धाराएं देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 118(1) यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, बीएनएस का सेक्शन 3 आप ब्रैकेट में 5 यानी समूह में अपराध का आरोप। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अल्लू अर्जुन के घर की हैं। अब यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां वो चाय या कॉफी पीते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की भीड़ है, साथ ही पुलिस के भी अधिकारी उनके घर में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने पुलिस की अचानक कार्रवाई पर नाराजगी जताई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो उन्होंने कपड़े बदलने का अनुरोध किया, मगर कई पुलिस वाले उनके पीछे पीछे बेडरूम तक पहुंच गए। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा, अपनी गाड़ी में बिठाया, उन्हें चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई और बयान दर्ज किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इस पूरी खबर में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थे, बहुत ड्रामा था। लेकिन यह खबर अब यहां से और आगे बढ़ती, ध्यान से देखिएगा। इस खबर में कई सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और इन सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त अल्लू अर्जुन के करोड़ों फैंस के मन में है। अब सवाल देखिए, सवाल यह है कि थिएटर के बाहर जो भगदड़ हुई, क्या उसके लिए वाकई अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है? यह बात सही है कि भगदड़ में एक महिला की मृत्यु हुई और यह बहुत दुखद है। एक पूरा परिवार इस मौत से बिखर गया और इसके लिए जो जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तय करना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सवाल यह है कि भगदड़ में जिस महिला की जान गई उसकी मौत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की कैसे हो गई? क्या अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्या क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं? इस केस में अब पुलिस पर भी कि उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद संध्या थिएटर्स की तरफ से पुलिस को लिखा गया कि एक लेटर वायरल हो गया। यह लेटर हादसे से 2 दिन पहले यानी 2 दिसंबर को ही लिखा गया था। इसमें साफ साफ 4 और 5 दिसंबर को पुलिस से सुरक्षा बंदोबस्त करने की अपील की गई। इसमें लिखा है कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के वक्त भारी भीड़ होगी और इसमें अल्लू अर्जुन समेत दूसरे स्टार्स आ रहे हैं, इसीलिए पुलिस बंदोबस्त किया जाए। लेकिन उस दिन पुलिस बंदोबस्त नहीं दिखा या कम दिखा, भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले उन्हें सिर्फ लेटर लिखा गया, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से उनके पास कोई मिलने नहीं आया और ना ही निजी तौर पर इस इवेंट की जानकारी दी गई। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या अल्लू अर्जुन को उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की वजह से गिरफ्तार किया गया? इस वर्ष ध्यान से देखिएगा, अब जो आपके सामने डिटेलिंग आ रही है ध्यान से देखिएगा, इसकी कंपैरेटिव स्टडी है। इस वर्ष 2 जुलाई को हाथरस में हुआ हादसा
आप सबको याद होगा जब भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी। याद है आपको? 121 लोग मारे गए थे। क्या उसमें नारायण साकार हरि को गिरफ्तार किया गया था? और तो और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बाबा का नाम तक नहीं था। हमारे देश में नेताओं की रैलियां होती हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। किसी रैली में भगदड़ की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या ऐसे में किसी नेता को जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार किया जाएगा? और क्या ऐसा करना जायज होगा? इसीलिए प्रश्न तो बनता है कि अगर 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन अचानक पहुंचे, उनके साथ फोटो खिंचाने और उन्हें देखने की भीड़ दौड़ी और उसमें एक महिला की जान चली गई, तो क्या इसके लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल भेजना सही है, या जिम्मेदार वो पुलिस प्रशासन और वो मैनेजमेंट टीम है जो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए? हम यहां अल्लू अर्जुन को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने थ्रेड बेयर एक एक चीज फैक्ट्स के तौर पर रख रहे हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहे हैं। एक पैमाना भी तो होता है, आप देखिए और डिसाइड करिए। आज अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए अस्पताल लेके गई तो वहां भी फैंस की भीड़ थी। लोग अल्लू अर्जुन के साथ एक सेल्फी लेने के लिए भागने लगे। अब बताइए, अगर वहां भगदड़ मच जाती और किसी की जान चली जाती तो क्या इसके लिए भी अल्लू अर्जुन पर एक नया केस दर्ज किया जाता? सोचिए, कई बार नेता मंच पर जाते हैं, हमने पॉलिटिकल रैलीज में देखा है, पूरा का पूरा मंच गिर जाता है, तो जो नेता वहां पर चीफ गेस्ट होता है उसके ऊपर केस किया जाएगा। वैसे यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर बात अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी तक पहुंची कैसे। दरअसल जिस महिला की मौत उस भगदड़ में हुई थी, उसने परिवार की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस एफआईआर में अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया। हालांकि आज जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया तो उस मृतक महिला के पति ने कहा कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत से अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं। నా కొడుకు మూవీ చూస్తా అంటే ఆ రోజు సంధ్యా థియేటర్లో మూవీకి తీసుకెళ్ళాను. మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫామ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికే రెడీ ఉన్నాను. वैसे 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई इस घटना का पता जब अल्लू अर्जुन को चला था तो उन्होंने उस वक्त भी इस पर दुख जताया था। ध्यान से देखिए अल्लू अर्जुन ने क्या क्या किया अपनी तरफ से। उन्होंने दुख जताया, पीड़ित परिवार से माफी मांगी, मुआवजा और इलाज का वादा किया, पीड़ित परिवार को मदद के तौर पर 25 लाख रुपए दिए। हम आपको उनका वो वीडियो भी दिखाते हैं। I'd like to donate an amount of rupees 25 lakhs. It's just as a goodwill gesture, and I'll be there for them. Balki a kind of support kavalana kuda, we'll try to be there as much as possible. We'd like to take care of it and keep you comfortable at this hour. Endukante we understand it's a very difficult time for the family to deal with, and we'd like to do all the things to support you at this hour. एक एक्टर की भी रियल लाइफ होती है और कहते हैं कैमरा से वो रियल लाइफ कभी भी छुपा नहीं सकते। आपने अल्लू अर्जुन को देखा था अभी? अल्लू अर्जुन को इस मामले में अब जमानत मिल चुकी है और उनकी गिरफ्तारी पर सवालों की वर्षा देश के कोने कोने में हो रही है। साउथ के सुपरस्टार और उनके फूफा चिरंजीवी तो अपनी शूटिंग बीच में छोड़कर तुरंत अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ थी। उनके दूसरे फूफा जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, वो भी अपना आधिकारिक दौरा छोड़कर अल्लू अर्जुन के घर रवाना हो गए। इसके अलावा अल्लू अर्जुन का समर्थन करने वाले जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उसमें वरुण धवन भी हैं, जिनका कहना है कि हर जगह सेफ्टी प्रोटोकॉल जरूरी है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने कहा है कि अल्लू अर्जुन एक इंटरनेशनल कलाकार हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार सोच से परे है। आई फील जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो हर चीज एक एक्टर सिर्फ अपने ऊपर नहीं ले सकता है। एंड जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप
ब्लेम मैं सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकता। और आज वो इंटरनेशनल स्टार है, मेरे को एक्टर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, अ जेंटलमैन। और इसकी जांच होनी, उनके पूरे फैंस, पूरे वर्ल्ड में जितने फैंस हैं, इंटरनेशनल फैंस हैं। आज 1000 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया, टैक्स पेयर इंसान, सब कुछ है, एक सम्मानी परिवार से आते हैं। ये कुछ पर्सनल रिवेंज है जिसको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसमें आज चर्चा और आकर्षण के केंद्र में संसद और संविधान है। बड़ी बात यह है कि शीतकालीन सत्र में यह पहली बार है जब कार्रवाई इतनी लंबी चली, और लोकसभा में पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण का डेब्यू भी आज ही किया। उनके पहले भाषण में एक्शन, इमोशन और एग्रेशन तीनों दिखा। एक तरफ जहां लोकसभा में हल्के फुल्के विरोध वाले सुर के बीच संविधान पर संवाद चल रहा था, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में हंगामे की गूंज रही। जगदीप धनखड़ भी गुस्से से लाल दिखे। आप कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन आज अलग अलग मोड में चल रहे थे। इसीलिए इन दोनों खबरों को अलग अलग विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं लोकसभा, जहां प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में कई मुद्दे छेड़ दिए। आज प्रियंका गांधी पर देश भर की निगाहें थीं। सब ये देखना चाह रहे थे कि वो क्या बोलती हैं, किस तरह अपनी बात रखती हैं, उनका अंदाज किससे मिलता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब ये उनका पहला भाषण था और कांग्रेस ने संविधान पर संवाद की शुरुआत करने का जिम्मा उन्हें सौंपा। प्रियंका के लिए भी लोकसभा में यह पहली परीक्षा थी। जैसे ही वो अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई, उनके भाई राहुल गांधी और पार्टी के बाकी नेताओं ने मेज थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। उनके 32 मिनट के भाषण को अगर कुछ की वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो इसमें भ्रष्टाचार, इमरजेंसी, इंदिरा गांधी, वॉशिंग मशीन, ईडी, सीबीआई, किसान, अडानी, संघ, बैलेट पेपर, डर, भय, मणिपुर, संभल, उन्नाव जैसे शब्द थे, और सरकार के लिए चुभने वाले तीखे सवाल। इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। अब सवाल है कि जब प्रियंका गांधी बोल रही थीं तो उनके भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कर रहे थे। उन्होंने आज सदन में कुछ ऐसा कहा जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। दरअसल चौथी पंक्ति में बैठी प्रियंका जब बोल रही थी तो विपक्ष की पंक्ति में सबसे आगे बैठे राहुल गांधी ने अचानक चिल्लाकर कहा, कैमरा कैमरा। आप भी सुनिए। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं। कैमरा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं। कैमरा। दरअसल प्रियंका के भाषण के दौरान राहुल गांधी न केवल उनका हौसला बढ़ाते दिखे, बल्कि वो इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि प्रियंका के बोलने के दौरान लोकसभा का कैमरा कहां लगा है और प्रियंका उसमें दिख रही हैं या नहीं। देखिए, हुआ यूं कि प्रियंका गांधी अपने भाषण के दौरान सरकार पर लगातार हमले कर रही थी। संभल और मणिपुर के जरिए देश की एकता को लेकर सवाल उठा रही थी। इसी दौरान कैमरा विपक्षी नेताओं की ओर घूम गया। फ्रेम में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव नजर आने लगे। तभी राहुल गांधी जोर से चिल्लाए, कैमरा कैमरा। फिर प्रियंका गांधी भी मुस्कुराने लगी।
राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके या विपक्ष के नेताओं के भाषण के दरमियान लोकसभा के कैमरे का फोकस उन पर नहीं होता है। शायद इसीलिए उन्होंने चिल्लाया कैमरा कैमरा यहां पर। खैर, अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। अब जरा संविधान संवाद के बारे में जान लेते हैं। संविधान के 75वें वर्ष पर 2 दिनों के लिए यह चर्चा शुरू हुई है। लोकसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने शुरुआत की। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी का पहला भाषण, उनकी तैयारी भी खास थी। उनके भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में मौजूद रहे। अपने 32 मिनट के भाषण में वो संविधान के बहाने सरकार पर तीखे हमले करती रहीं। उनके हमलों के केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने कहा कि आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते हैं। 15 दिनों में पीएम सिर्फ 10 मिनट के लिए संसद आए हैं। ये भारत का संविधान है, संघ का विधान नहीं है। देश कायरों के हाथों में ज्यादा दिन कभी नहीं रहा है। इमरजेंसी से पर सीख लीजिए, गलतियों के लिए माफी मांगिए। हिम्मत है तो बैलेट पर चुनाव करवा कर देख लीजिए। प्रियंका गांधी के भाषण से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 66 मिनट का लंबा भाषण दिया। उन्होंने देश के पहले पीएम पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में कैसे संविधान का मजाक उड़ा, ये सब डिटेल में बता दिया। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि एक पार्टी ने संविधान के निर्माण को हाईजैक करने की कोशिश की। विपक्ष के नेता संविधान के प्रति जो है वो जेब में लेकर घूमते हैं और सच भी यही है कि वो संविधान को जेब में रखते हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस ने संविधान की मूल भावना को तहस नहस किया है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा, भारत के विचारों के साथ, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। इस संविधान ने हर एक देशवासी को यह अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किया गया। कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या तो गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं। Wonderful speech. Yeah. Better than my maiden speech. Let's put it like that. संविधान पर चर्चा का आज राउंड 1 था। सरकार और विपक्ष दोनों के ओपनर्स ने अपने अपने दलों के लिए अच्छे संवैधानिक शॉट्स लगाए, जिसके कारण कई बार बॉल बाउंड्री के पार भी गई।
फिक्र के लेंस से देखें तो हल्के फुल्के हंगामे के बीच पहला दिन आज अच्छा खड़े रहा। हुए संविधान की पिच पर यह मुकाबला 2 दिनों का है। अब कल का दिन ही तय करेगा कि संविधान पर चर्चा के इस मैच में कौन किस पर भारी पड़ा। बहस का यह मैच भले ही कोई पक्ष जीते, लेकिन संविधान और देश के लोकतंत्र के लिए जीतना जरूरी, जितना जरूरी सत्ता पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष भी है। लोकसभा से अब राज्यसभा का रुख करते हैं, जहां आज भी आग और तू मैं की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा थी। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसके खिलाफ बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस होती। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं, किसान भी है। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, और आपने क्या किया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। बोलिए, आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा तुमसे भी ज्यादा देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के the chairman who is not respecting me, how can I respect him? तीखी झड़प के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन अंदर हुई यह झड़प बाहर भी आ गई है। सरकार और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर अपमान वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि सदन नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा है और सभापति पक्षपात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये उनके कार्यकाल का 3रा साल है, लेकिन ये दूसरी बार है जब विपक्ष उन पर अविश्वास जता रहा। इससे पहले मॉनसून सत्र के दौरान भी सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन सदन के स्थगित हो जाने से ये हो नहीं पाया था। तब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई थी। वैसे 72 वर्ष में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, वो भी तब जब देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। फिक्र में अब बात प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे की करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम तट पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के सनातन प्रेम के कई रंग देखने को मिले हैं। सबसे पहले प्रयागराज पहुंचने के बाद वो अरेल घाट पहुंचे। यहां पर वो निषाद राज क्रूज पर सवार हुए। किला घाट पर फ्लोटिंग जेटी से होते हुए वो क्रूज पर सवार हुए। पीएम मोदी ने डेक पर खड़े होकर लहरों को निहारा। संगम नोज पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने
एक बार फिर से उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने साधु संतों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। इस दौरान एक संत ने उन्हें मोतियों की माला भी भेंट की। इसके बाद संगम नोज पर 30 मिनट गंगा पूजन किया, गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया, सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई। इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की, फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी, भोग अर्पित किया। प्रधानमंत्री ने सरस्वती कूप में दूध अर्पित किया, हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा और महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में अलग अलग प्रोजेक्ट्स की वर्षा कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई फ्लाईओवर, स्थायी घाट, रिवर फ्रंट, रेल और सड़क परियोजनाएं, नए स्टेशन और वॉच टावर समेत कई मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर दिया। इन सब पर करीब 5,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आस्था का यह महाकुंभ इतना विशाल, इतना भव्य होगा कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इसके लिए प्रयागराज में 9 स्टेशन अलग से बनाए गए हैं, 3,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, कुल 13,000 ट्रेन महाकुंभ के लिए चलेंगी, 2,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा में 26,000 सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। इस महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत आज पीएम मोदी ने कलश स्थापना से कर दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं और एक ऐसे विधायक की बात करते हैं जो अपने चेकिंग अभियान के कारण चर्चा में रहते हैं। इनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। जयपुर के हवा महल से विधायक हैं। इन्हें दूसरों की आईडी, आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र चेक करने में काफी आनंद आता है। आज विधायक जी सुबह सुबह चेकिंग पर निकल गए। वो जयपुर के 4 दरवाजा इलाके में पहुंचे। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। इलाके में घूमते हुए उन्होंने सड़क पर बैठी महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी। उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा। जब कुछ महिलाएं डर के कारण वहां से जाने लगी तो विधायक ने अपने साथ आए पुलिसकर्मियों को उनके पीछे दौड़ा दिया। हद ये थी कि इन पुलिस वालों की टीम में एक भी महिला पुलिसकर्मी शामिल नहीं थी। बाल मुकुंद आचार्य ने इसके बाद 4 दरवाजा इलाके में ही कुछ बुजुर्ग मुस्लिमों से भी आधार कार्ड दिखाने को कहा। विधायक ने उन सभी बुजुर्गों पर बिना सबूत बांग्लादेशी होने के आरोप लगाए। आरोप है कि उन्होंने इस दौरान बुजुर्गों से बदसलूकी की। हमारे संवाददाता ध्वज आर्या ने बाद में इन लोगों की जानकारी जुटाई तो पता चला कि सबके पास आधार कार्ड पहले से, और ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। बाल मुकुंद आचार्य की दबंगई यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो इसके बाद एक होम्योपैथी क्लिनिक में घुस गए। वहां मौजूद डॉक्टर जुनैद से बदसलूकी की, डिग्री दिखाने की बात कहते हुए झोला छाप डॉक्टर कहकर अपमानित किया। डॉक्टर की पत्नी हुमा खान ने टीवी 9 से बातचीत में बताया कि इलाके में डॉक्टर जुनैद की अपनी प्रतिष्ठा है। उनके पास प्रैक्टिस के लिए सभी जरूरी डिग्री और दस्तावेज हैं, लेकिन विधायक ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर लाइव करके उनकी छवि को चोट पहुंचाने का काम किया है। शर्मनाक यह है
कि बाल मुकुंद आचार्य को ऐसे कृत्य पर कोई अफसोस भी नहीं है, बल्कि आरोप यह भी है कि आधार कार्ड चेकिंग के दौरान उन्होंने इलाके के सरपंच गफूर मंसूरी से भी बदसलूकी की और अब शब्द कहकर लाठी डंडे मारते हुए जेल भिजवाने की धमकी दी। उनके इस आचरण पर आप जयपुर में रिकॉर्ड हुई एक छोटी सी रिपोर्ट रील देखिए। कागज कहाँ है? कागज कहाँ है? कागज आईडी कहाँ है? वो बांग्लादेशी भागे, वो अरे बांग्लादेशी पकड़ो से। ये राजधानी का चार दीवारी इलाका है जहां कल हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य यहां पहुंचे थे, लोगों से आधार कार्ड मांग रहे थे और लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि ये बांग्लादेशी है। पहले आता ही बोले जे बांग्लादेशी है, पकड़ो पकड़ो, तो हम बोले जे उनको जब मेरा आधार कार्ड बिहार का है, बिहार के रहने वाले हम हैं, उसी पर बाबा आधार कार्ड दो तो निकालने में चला गया। आपका भी आधार कार्ड चेक किया था? क्या नाम है? नाम क्या आपका? नाम फातिमा देवी। कार्ड दिखाइए आपका। जो इनका जो कार्ड है, इनके पास भी कार्ड है और इनसे भी ये कार्ड पूछा गया था। आप देख सकते हैं ये भी जो है बिहार के निवासी हैं। अधिकार किसने दिया कि वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं और इस बीच में उनके साथ में कोई भी महिला पुलिसकर्मी भी नहीं रहती है। ये दवाइयाँ जिनमें ना डेट लिखी है कब बनी कब और कहाँ की है, क्या है, कुछ नहीं है। ये नकली दवाइयाँ बिना कोई नकली दवाई इस पे लिखा कहाँ है बताओ मुझे। ये लो साहब, ये तो एक्सपायरी डेट और नकली दवाइयाँ बिना डेट की जमा करो, इसमें जांच कराई जाएगी। एक बार फिर से बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो कि हवा महल से विधायक हैं वो सड़कों पर निकले हैं। इस बार वो आधार कार्ड के साथ साथ में क्लिनिकों को भी चेक कर रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि ये जो क्लिनिक है झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं और ये फर्जी क्लिनिक है। इस क्लिनिक पर भी आए थे, एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है और ये जो क्लिनिक है इसका नाम है नेशनल होम्यो क्लिनिक। कल बाबा जी आए थे, करीब लगभग 2 से ढाई बजे का वक्त था और मैं यहाँ पे बैठा था प्रैक्टिस में। वो आते घुसते चले गए और फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप फर्जी डॉक्टर हैं, आप ये क्यों चला रहे हैं, ये इस तरीके का, किस तरीके के आप दवाइयाँ चला रहे हो। शिकायत पुलिस में देर से पूछ के थोड़ा ना आऊंगा। महाराज सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और जयपुर शहर के अंदर गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने पे लगे हुए हैं। हवा महल से विधायक हैं तो फिर क्या हवा में रहेंगे? अगर ये कृत्य किसी और देश में कर रहे होते तो इनके ऊपर रोज कम से कम 10 मानहानि के दावे होते। हमारे सभी फिक्र के फैंस को ये तस्वीरें देखकर ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी, बाल मुकुंद आचार्य जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपको हमने इस शो में उनके चुनाव जीतने के बाद की तस्वीरें भी दिखाई थी। तब वो शहर के कई मटन शॉप को जबरन बंद करवाते नजर आए थे। उनका वो विवाद भी सुर्खियों में रहा था। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बाल मुकुंद आचार्य चप्पल पहनकर एक मदरसे में घुस गए। इमाम बाड़े में घुसकर नमाजियों से बदतमीजी करते नजर आए। इमाम से भी बदसलूकी की थी। शिया समुदाय ने उनके खिलाफ FIR कराने के लिए कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। सवाल यह है कि बाल मुकुंद आचार्य को आखिर एक समुदाय को बार बार टारगेट करने का लाइसेंस कहां से मिल गया? वो पुलिस कमिश्नर नहीं है, DM नहीं है, सरकार में कोई महत्वपूर्ण मंत्री पद पर भी उनके पास नहीं है। वो एक विधायक हैं, सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है। उनका काम जन समस्याओं को सुलझाना है, ना कि दो समुदायों के बीच आग लगाना। और अगर उन्हें यह शक है कि इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो वो इसकी शिकायत थाने में कर सकते हैं। पुलिस को ऐसे लोगों की जांच का अधिकार है। ये ठीक नहीं है कि एक विधायक खुद ही थानेदार बन जाए। बाल मुकुंद आचार्य से जब हमारी टीम ने बात की तो सुनिए उन्होंने कैसे खुद को ही कानून का सबसे बड़ा ठेकेदार समझा दिया। ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बाहर का आदमी कोई घुसपैठी आके रह रहा है, कोई शिकायत हमारे पास है तो हमें उसकी जांच करने का या जांच करवाने का हमारा अधिकार है। हम लोग अधिकारियों को दे चुके हैं। झूठ के ज़्यादा पाँव नहीं होते, सच सच ही रहेगा। अब आज कुछ भी झूठ बोले उससे परवाह नहीं है, लेकिन कल जो मौके पे था वो सारी रिपोर्ट और रिकॉर्डिंग CMHO को पहुंचा दी है। अधिकारियों का काम है जांच करना, क्योंकि वो विषय हमारा नहीं था, हमारा था चेताना। जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को जागरूक करना या उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करवाना वो हमारा काम है। डिपार्टमेंट काम अपना करेगा। आज डिपार्टमेंट को अवगत कराया कि सभी झोला छापों की जाँच की जाए, इनकी दवाइयों की जाँच की जाए। सवाल यह है कि यह काम पहले डिपार्टमेंट करेगा या आप पहले इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि आपके तो अधिकार क्षेत्र में इनिशिएटिव लेना शायद आता ही नहीं है।
इनिशिएटिव लेना आता है डिपार्टमेंट को बताने के लिए। बाल मुकुंद आचार्य हमेशा भगवा वस्त्र में रहते हैं, माथे पे लंबा टीका लगाते हैं, खुद को संत कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन उनका आचरण एक संत जैसा नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य पर आए दिन आरोप लगते हैं कि वो समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के लेंस से देखें तो एक जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण शुभ नहीं। अगली खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे, हमसे, सबसे ताल्लुक रखती है और शायद आपने अभी अभी अपना डिनर कंप्लीट किया होगा। ध्यान से देखिए। फिक्र में अब सेहत से जुड़ी चिंताजनक खबर। अमेरिका में हुए एक नए रिसर्च से कुछ खास बीजों से बने कुकिंग ऑयल को लेकर कैंसर के खतरे का ऐलान बज रहा है। अमेरिका के हेल्थ जर्नल में एक प्रकाशित हुए रिसर्च के मुताबिक सूरजमुखी और अंगूर के बीज, कैनोला और मक्का से बना तेल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है और ये कोलोन कैंसर की वजह बन सकता है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इन बीजों से बने कुकिंग ऑयल की वजह से कैंसर तेजी से फैलता है, साथ ही शरीर में कैंसर से लड़ने की क्षमता भी तेजी से कम हो जाती है। इसमें सबसे चिंताजनक बात है कि युवाओं के इस तरह के कैंसर का शिकार होने की ज्यादा आशंका है। जिन मरीजों पर रिसर्च हुई उनमें बायो एक्टिव लिपिड्स का स्तर ज्यादा मिला है। ये लिपिड्स 4 तरह के तेलों के इस्तेमाल की वजह से बढ़ते हैं और इनकी वजह से शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन बढ़ती है और ये सारे कारण आगे चलकर कोलोन कैंसर की वजह बन सकते हैं। हालांकि यहां हम ये बात साफ कर दें कि रिसर्च सिर्फ 4 तरह के कुकिंग ऑयल पर हुई है। रिसर्च हैरान करने वाली है।